चलो फिर नीट ब्रदर्स में आप सबका स्वागत है। और आज नहीं, वैसे पहले बता दूं, नीट ब्रदर्स में मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, मेरा नाम तो पिछले वीडियो में देख लिया होगा, हरित्रा भाई, हाँ दिख रहा होगा। एनीवेज, केमिस्ट्री हम लोग ये नीट प्रिपरेशन के लिए कर रहे होंगे, सिर्फ नीट ही नहीं, स्कूल और बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग फुल्ली एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक प्रिस्क्राइब्ड बुक है। ठीक है, हर बोर्ड, हर कोई भी स्टूडेंट कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठता है तो वो इसी को मतलब फॉलो करता है, तो हम इसी को पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। लिख दो ज़रा एनसीईआरटी, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। वीडियो बनाने का मतलब यही है कि एक बार पढ़ा दूंगा, बोल दूंगा, समझा दूंगा, तो आप जब एनसीईआरटी खोल के बैठोगे तो आपको एकदम सा पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास 11 एनसीईआरटी केमिस्ट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। आज उसका पहला क्लास है। हम एनसीईआरटी करिकुलर फॉलो करेंगे और हम एज पर चलने वाले। तो एज पर चलने के लिए फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एक इमेज में डाल दूंगा। ठीक है, उस इमेज में दिख जाएगा कि क्या है। वैसे आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो दिख जाएगा। वो सब बता के भी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट समझना मेन चीज़ है, और कंसेप्ट समझ कर क्वेश्चन सॉल्व करना मेन चीज़ है। वही आपको मार्क्स दिलाएंगी, वही आपको, समझ रहे हो, जो आप चाहते हो वो आपको दिलाएगी। ठीक है, तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे होंगे 5 लॉज से। ठीक है, तो वो 5 लॉज क्या है मैं एक बार बता दूं। वो 5 लॉज होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं बताते बताते जा रहा हूँ तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करने का मकसद नहीं है, समझाने का है। इससे बोल दूँगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ का मतलब एक स्टेटमेंट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, और कंजर्वेशन मतलब जो अनचेंज रही हो। कंजर्वेशन एक इवेंट के पहले और पहले का कंडीशन, उसके बाद का कंडीशन, उसका जो भी है जिस रिस्पेक्ट में वो उस कंडीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है वो सेम हो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब एक इवेंट, एक केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन होने से पहले जो टोटल मास था और उसके बाद मतलब जो रिएक्टेंट्स का समेशन ऑफ टोटल मास और उसके बाद प्रोडक्ट्स का जो है वो सेम रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। वही है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, सॉरी ये ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब एक अमाउंट आप पकड़ लो, ठीक है, और डेफिनेट मतलब होगा ही होगा, लॉ बता दिया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, फोर्थ लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा, प्रोपोर्शंस बोल दिया। फिर है गे लुसेक्स, ये बहुत ही मतलब ये तो आप पढ़ ही चुके हो बहुत बार। ठीक है, फिर भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। लॉ ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स या वॉल्यूम्स ले लो। ठीक है, और 5 एवोगैड्रो। भाई कैपिटल में लिख रहा हूँ, जब पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा मेन चीज़ आएगी, मोल आएगा, मोल कंसेप्ट आएगा, समझ आ जाएगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा था। फ्यूचर में जब और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इस दिन ये एवोगैड्रो लॉ क्यों कैपिटल में लिखा था। बहुत ही छोटा लॉ है, सिंपल है, लेकिन यू नो कुछ तो बात है। हाँ, कुछ तो बात है। चलिए, हर किसी में कुछ तो बात है, लेकिन हर चीज़ आसान है। ठीक है, जल्दी से करेंगे, शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ओके, जल्दी करते हैं।
और अच्छे से करते हैं कि वही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अच्छा मैं बता रहा हूँ हर एक का, मैं मतलब जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था वही बताऊंगा, आपको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा और किसी ईयर में वो भी मिल जाएगा, ठीक है। जिसका नहीं है, जिसका है याद रखना, एनसीईआरटी पूरा फॉलो करना है, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वही आपकी हर ताले की चाबी है, आप समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे प्रपोज किया था हमारे एंटोइन लवॉइशियर, पूरा नाम है एंटोइन लवॉइशियर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो ये शॉर्ट में याद कर लो, ठीक है। वो भी 1789 में। एनीवेज, अब ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट कोट एंड कोट, एनसीईआरटी में भी है, आप देख सकते हो। इट स्टेट्स दैट, नाम से ही पता चल रहा है क्या स्टेट कर रहा है, लिखने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि यार समझ आ रहा है, बताता हूँ। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसने बताया था? एंटोइन लवॉइशियर ने 1789 में। उन्होंने क्या बताया था? स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट, एक केमिकल रिएक्शन से बता रहा हूँ। सपोज ए और बी कंबाइन होकर हमें दिया सी और डी, तो अगर इसका स्मॉल ए ग्राम मास है, इसका स्मॉल बी ग्राम मास है, इसका स्मॉल सी ग्राम, इसका स्मॉल डी ग्राम मास है, तो इनका समेशन, अगर इसका स्मॉल ई ग्राम है तो इसका भी स्मॉल ई ग्राम होगा, काम खत्म। इसका यही मतलब है, मास का यही मतलब है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल रिएक्शन से पहले जो टोटल सम ऑफ मतलब रिजल्टेंट मास था, वो रिएक्शन के बाद इसका भी होगा, ख़त्म, इजी। ज़्यादा दिमाग को उस तरफ इस तरफ करने का ज़रूरत है नहीं, बहुत इजी है। इसके बाद हम जाएंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में। अच्छा, एक चीज़, स्क्रीनशॉट्स, अगर आपको लग रहा है मैं वीडियो जल्दी कर रहा हूँ एंड स्क्रीनशॉट्स चाहिए होगा, कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रीनशॉट्स की, सब एनसीईआरटी में है। आइटलिक्स में लॉ लिखा हुआ है, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद केमिस्ट्री में याद कौन करता है, समझ लीजिए, दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, डेफिनाइट मतलब कुछ होना ही है, डेफिनाइट होगा ही होगा। अच्छा यार, डेफिनाइट प्रोपोर्शंस यानी अमाउंट पकड़ लो, ठीक है। तो ये क्या स्टेट करता है भाई? इसको प्रपोज किसने किया था? प्रपोज मतलब वैलेंटाइंस डे वाला नहीं, साइंटिस्ट को लॉ प्रपोज किया था, एक फ्रेंच केमिस्ट ने, नाम था उनका जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है। कोट एंड कोट लॉ में क्या है, एक चीज़ अपने से ऐड करूँगा, वो है एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं जोड़ जाड़ के एक कर रहा हूँ तो समझ आ ही जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि a given compound will always contain the same proportion of elements by weight. Given compound will always contain same proportion of elements by weight. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल पहले आप पढ़ लेते हैं गिवन कंपाउंड, ठीक है। हम गिवन कंपाउंड 2 ले लेते हैं। अच्छा, पानी ले लो आप, ठीक है, पानी, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लो, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी
चलेगा, या कुछ भी लो, ठीक है। कोई भी एक कंपाउंड ले लो, गिवन है, अमोनिया ले लो, आप कोई भी कंपाउंड ले लो, आम बात है, ठीक है। क्या है, ऑलवेज कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब क्या है, मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। तो मैंने कोई भी गिवन कंपाउंड के बारे में कहा, मैं पानी ही ले रहा हूँ, ठीक है, पानी। अब पानी, अच्छा एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इस लॉ में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स क्यों बता रहा हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके रखो, ठीक है। क्यों बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, रेन, टैप वाटर, पॉन्ड से मिलता है, रिवर से मिलता है, सी, ओशियन, गटर का पानी, गटर का पानी, एनीवेज ये मजाक था, जो भी हो, पानी तो वहाँ। तो आप सोर्स कुछ भी लो, ठीक है, पर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ये बातें बचकानी होगी, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इनका वेट हर जगह तो सेम ही होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं रिएक्शन लिखूँ इधर H2 + O2 गिव्स H2O और इसको बैलेंस करो 2, ठीक है, ठीक है। तो आप ये कोई भी सोर्स ले लो, पानी का फॉर्मूला कभी बदलेगा? हाँ, कभी बदलेगा? पानी का वेट क्या होता है, 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम्स। आप कुछ भी ले लो, कभी नहीं बदलने वाला ये। इसीलिए ये एक लॉ है ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये हमेशा इसी प्रोपोर्शन में रिएक्ट करके ये बनेगा, ठीक है। एक गिवन कंपाउंड पानी, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स will always contain the same proportion of elements by weight. Done. सिंपल था। फिर हम जाएंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है? प्रपोज किया था डाल्टन जी ने, जॉन डाल्टन। कब? 1808 1803 में। वैसे तो एनसीईआरटी में ये जनरल नॉलेज कुछ वैसे है नहीं, एक्स्ट्रा कुछ। तो इसमें क्या लिखा है, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड इज, ठीक है, कुछ भी एक हो, देन, मैं इसको अपने भाषा में लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में वैसे ही लिखा होगा, देन द masses of one element, sorry handwriting गंदा है मेरा, one element which reacts
या कंबाइंस, कुछ भी ले लो, विथ द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट will form whole number ratios. Will form whole number ratios. ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन होगा, ठीक है, अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड दे, मोर देन वन एलिमेंट, तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, उसमें से एक एलिमेंट जिसका डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट मास हो रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है दूसरा एलिमेंट जिसका हर कंडीशन में फिक्स्ड मास है, ठीक है, तो फिर वो देगा एक होल नंबर ऑफ रेशियो। ठीक है, प्रॉपरली लो मैं इमेज एक दे दूंगा जिससे आप पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेनेशन देख सको। फिलहाल मैं इसको मिटा के एग्जाम्पल्स पर जंप कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स के बगैर साइंस में कुछ समझ आता है नहीं। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं पानी, H2O, ठीक है, H2O, हाइड्रोजन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो क्या क्या कंपाउंड्स फॉर्म हो सकता है? बचपन में हमने ये पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचिए क्या हो सकता है। एक हो सकता है पानी, जल, दूसरा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने ये पढ़ा था, आसान है, क्यों है ना। एक है पानी, एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोनों केसेस में हाइड्रोजन का 2 ग्राम था, लेकिन इसमें O होता है तो वो 16 और इसमें O तो 32 ग्राम्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या है? 8, मास क्या है? 16। इस केस में O2 होता है तो हो गया 32। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, व्हेन 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने लिया, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, क्या हुआ? पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मासेस अलग अलग मास एक एलिमेंट का अलग अलग केस में, कंबाइन या रिएक्ट विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। समझे? फील आई? भावनाओं को समझो, भावनाओं को, यही साइंस है, यही विज्ञान है। ठीक है, इट विल गिव अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। क्या रेशियो हुआ फिर? 16:32 यानी 1:2। खत्म। इसमें कौन सा मतलब लॉ बस साइज में ही बड़ा है, दिखने में ही कुछ और है, पर बहुत ही आसान है। भावनाओं को समझो, क्या है? 2 एलिमेंट्स, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, कंबाइन किया, ठीक है, क्या क्या फॉर्म हो सकता है? प्रोबेबिलिटी क्या है? एक तो जल, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म किया अलग अलग, ठीक है। अब इसमें मोर देन वन कंपाउंड है, यहाँ 2 फॉर्म किया, ठीक है, और कुछ फॉर्म होता नहीं सर। फिर क्या हुआ? मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ऑक्सीजन का अलग अलग है, 16, 32, ठीक है। रिएक्ट किया किससे? फिक्स मास ऑफ द अनदर एलिमेंट, हाइड्रोजन, फिक्स मास है 2 ग्राम, ठीक है। रिएक्ट करता है तो क्या होता है? होल नंबर जो रिएक्ट करता है, ये जो इन दोनों का जो होता है, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में आता है। खत्म, बात को यही समाप्त करो। एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं।
चलिए जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो 5 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। एक होता है NO, एक होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मुझे देखना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है बोर्ड को देखना, तो मैं हट गया वीडियो से। These are the compounds that nitrogen and oxygen combine to form. Let's repeat the law again. If two elements combine to form more than one compound, then the masses of one element, दिख रहा है 1 2 3 4, हर किसी का अलग है ना, विद अ फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट, नाइट्रोजन का सेम है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो 2 और 4, 2 और 2, तो नाइट्रोजन का सेम हो गया, समझ आ रहा है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे ये हमेशा ऐसा ही होता है, NO और NO2 और N2O4 हम लिख तो सकते हैं वैसे एक ही बार में, लेकिन बॉन्डिंग में मैं पढ़ाऊँगा आपको कि ये क्यों, मतलब दोनों अलग कंपाउंड्स है, कैसे अलग है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है ऑर्बिटल्स के। एनीवेज, तो जो मैं बता रहा था, ठीक है, कंबाइन किया, फिक्स मास डिफरेंट मास, ठीक है, स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5, खत्म। 6 यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इतना बड़ा लॉ था पर इतना पिद्दी सा चीज़ है, देखा। वैसे ये मेनली आपके स्कूल एग्जाम्स में आएगा, डायरेक्टली NCERT छाप देना, मतलब बुक ले जाके मत छापना, याद करके लिखना, ठीक है। वरना यार बदनाम हो जाएगा मेरा, बोलेगा कौन यूट्यूबर आ गया कहाँ से मुंह उठा के बोल रहा है छाप किया जाना। नाउ एक बहुत ही आसान चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही आसान है, बच्चा भी इसे जानता है। नेक्स्ट जो बहुत ही आसान है, बच्चा जानता है, फिर भी NCERT में तो पढ़ना ज़रूरी है। गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, बहुत आसान है, इसका मैं स्टेट नहीं कर रहा हूँ, NCERT में ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी एक बार लिख रहा हूँ, when gases combine in a combine or produce in a, मैं अपने भाषा में लिख रहा हूँ, ठीक है, केमिकल RXN है रिएक्शन, ठीक है। मैं शॉर्टकट में आपसे लिखने वाला हूँ RXN, यार इतना बड़ा वर्ड कौन लिखेगा। They do so in simple whole number ratio by, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, बाय वॉल्यूम, और कंडीशन होगा STP में, ठीक है, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइडेड द कंडीशन इज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। भावना को समझो क्या बोल रहा है, गैसेस कंबाइन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, होता है तो स्मॉल होल नंबर रेशियो में होता है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको देखा जाता है, ठीक है, और सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। बोल रहा हूँ, अमोनिया ले लो, N2H2, दोनों ही गैसेस है, फॉर्म करके गैसेस ही बना, मैं साइड हो रहा हूँ, ये गैस है, ये गैस है,
ये गैस है, बैलेंस कर दो इसे, काम ख़त्म। क्या लिखा है, गैसेस कंबाइन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम दिख रहा है, एसटीपी में हो रहा है, ख़त्म ख़त्म। यही कंसेप्ट है इसका, बहुत ही आसान है। पानी ले लो, यहाँ लिख रहा हूँ, पानी ले लो, ये भी गैसियस ही होता है, हाइड्रोजन लिक्विड नहीं होता है, मतलब इस केस में तो नहीं होगा। वाटर वेपर, ये गैसियस है मतलब वाटर वेपर फॉर्म कर रहा है, काम ख़त्म। स्मॉल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियोज, समझ आ गया। गैसेस कंबाइन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो में बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज एसटीपी, ख़त्म। चौथा लॉ ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे पांचवा लॉ। पांचवा लॉ है भाई, कैपिटल में लिखा था, वैसे तो पिक दी है लॉ पर धासु है, एवोगैड्रोस लॉ। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, V/N=K, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिखा, कैसे लिख दिया अचानक से, कुछ भी, ठीक है, अभी समझ आ जाएगा आप लोगों को। पहले इतना जान लो कि ये इसे एवोगैड्रो ने प्रपोज किया था 1811 में। जनरल नॉलेज है, ठीक है, याद रखो ना रखो पर जान लो भाई, क्या पता एग्जाम में आ जाए, नहीं आएगा, आने की चांसेस तो कम है, लेकिन जान के रखो, मज़ा आता है, ठीक है। क्या कहता है एवोगैड्रो जी, अमीडियो एवोगैड्रो, equal volumes of gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। तो मोल्स भी सेम हो ही जाता है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स मतलब V1=V2, ठीक है, सेम टेम्परेचर प्रेशर में होता है, ये कंडीशन है। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब N1=N2। अब ये देख के आपको क्या लग रहा है, V1=V2, N1=N2, डिवाइड कर दो, V1/N1=V2/N2, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही अगर सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसको मिटा दो, तो लॉ जो होता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंबाइन होता है, और उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होता है, मतलब इसका प्रोपोर्शनलिटी का लफड़ा है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगा देते हैं, K इज अ कांस्टेंट, खत्म, एवोगैड्रोस लॉ, समझे, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, NCERT में है तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, समझ आ ही रहा है इसका इम्पोर्टेंस, और समझ आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे चैप्टर्स में जाएंगे। और जो H2O है और H2O2 है, उसका एग्जिस्टेंस, हाइड्रोजन H2 में कंबाइन होता है, मतलब सॉरी एग्जिस्ट करता है, O2 में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन, ठीक है, वो सिंगल ऑक्सीजन में एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल H में एग्जिस्ट नहीं करता, वो नेसेंट स्टेज होता है। ये हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, कहाँ, केमिकल बॉन्डिंग,
फिलहाल तो इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज 5 क्लास कराया, अगले वीडियो में होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और जितने टाइप के मासेस है वो सब, और हम मोल्स में घुस रहे होंगे, मोल कंसेप्ट में, ठीक है। देखना कैसे ट्रांजिशन होता है। आज का क्लास यही ख़त्म हुआ। अच्छा, एक और बात ये तो बताना भूल ही गया था, पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना कोई डाउट है तो, और अगर आप लोगों को पर्सनलाइज डाउट चाहिए तो बस कमेंट बॉक्स में इतना बोल देना, पर्सनलाइज डाउट और हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप एक बना देंगे, वहाँ पे सारा हेल्प आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इससे आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कंसिस्टेंट वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट एवरीडे हो, नहीं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन, जिससे कि सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। और शेयर कर देना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम चलते जाते हैं अपनी जर्नी में, ठीक है। सी या।